दोस्तों नमस्कार। IAS PCS एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले एक साल से ज़्यादा का कंप्लीट करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे और आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो UP PCS हो, RO हो, BO हो या अन्य BPSC होने वाला हो, कोई भी A to Z एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक ही वीडियो में कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? पूरी तरीके से फ्री है PDF। तो IAS PCS एग्ज़ाम्स या लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF शेयर कर दी गई है। तो ये 76 पेज 76 पेज है, इन सबका भी इसी वीडियो में आपको डिस्कशन मिलेगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और आप अपनी तैयारी को और धारदार बनाना चाहते हैं तो हमने इस साल जो भी एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए 5-6 करंट अफेयर्स के टेस्ट और स्टैटिक वाले टोटल 20 टेस्ट करवाए गए। अगर उसकी PDF आपको चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने 9919698146। तो आइए अब बिना देरी किए शुरू करते, लेकिन ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं। पहला चर्चा में था नेशनल पार्टी को लेकर के कि राष्ट्रीय दल अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। तो इसमें अब पूछा जा सकता है, क्या नेशनल पार्टी के लिए संविधान में कोई प्रोविज़न किया गया? आंसर है इसका नहीं। संविधान में इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है, बल्कि इसके लिए बाकायदा इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट आर्डर 1968 है। और इसी के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब यहाँ उससे ज़्यादा प्रश्न ये आपके मन में उठना चाहिए और ये पूछा भी जा सकता है कि नेशनल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता? आखिरकार आम आदमी पार्टी को क्यों नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया? तो पहली ये 3 शर्तें हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। पहला है कि लोकसभा या विधानसभा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा या विधानसभा में जो वैलिड वोट डाले जाएं उसका 6% वोट प्राप्त करना चाहिए किसी भी पार्टी को। जैसे आम आदमी पार्टी थी तो जो लोकसभा का चुनाव हो रहा या विधानसभा का चुनाव, और ये किस में होना चाहिए? कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए। तो कम से कम 4 राज्यों की लोकसभा या विधानसभा के वैलिड वोटों का 6% हो और साथ में लोकसभा में 4 सीटें उसे मिलनी चाहिए। ये किसी एक राज्य में हो सकती या चारों राज्य में हो सकती या एक से ज़्यादा में हो सकती। तो पहली कंडीशन हमने आपको क्या बताया कि लोकसभा या विधानसभा में वैलिड वोटों का 6% और साथ में लोकसभा की 4 सीटें ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसे मिनिमम 3 राज्यों से, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 3 राज्यों से कितनी 2% सीटें लोकसभा में जीतनी चाहिए। मिनिमम 3 राज्यों से 2% सीटें उसे यानी क्या मिलनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है? 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसे स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता दी गई हो। आम आदमी पार्टी का ये शुरू वाली दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं थी, लेकिन ये चौथी वाली कंडीशन स्टेट पार्टी के रूप में दिल्ली, दूसरा पंजाब और तीसरा गोवा और साथ में गुजरात, यहाँ पर स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता मिली थी। इसी के आधार पर आम आदमी पार्टी को कब, तो ये नीचे डेट लिखी है, ध्यान दीजिएगा, 10 अप्रैल 2023 को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया। बात करें अब नेशनल पार्टी की संख्या कितनी हो गई है, तो ये 6। आप कहेंगे क्या कम हुई? जी हाँ, 3 ऐसी नेशनल पार्टी थी जिनका दर्जा वापस ले लिया गया। कौन कौन? तो एक ममता बनर्जी वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा नेशनल NCP नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा ये CP का उठा लीजिए CPI,
यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी हुआ सीपीआई, इन 3 का दर्जा वापस लिया गया और इसके साथ ही इसको आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। टोटल कितनी पार्टी हो गई अब? 6। कौन कौन? सबसे पुरानी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई और ये कौन? यम का मतलब मार्क्स यानी मार्क्सवादी। उसके बाद कौन? ये एनपीपी, कोनराड संगमा वाली यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये 6 पार्टी भी ध्यान रखिएगा, यानी कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआईएम, एनपीपी और लास्ट वाली आम आदमी पार्टी। बात करें आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में। अब चुनाव चिन्ह आपको पता है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। अगला दूसरे पे टॉपिक पे आते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो बॉर्डर से संबंधित गांव हैं उन्हीं का विकास करने के लिए इसे कब? तो ये 10 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। तो पहला ऐसे प्रोग्राम, ऐसी स्कीम की आपको डेट पता होनी चाहिए। 10 अप्रैल 2023 को इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के किबथू। आपको पता है भारत का सबसे पूर्वी छोर जो है वो अरुणाचल प्रदेश के किबथू से शुरू होता, तो अरुणाचल प्रदेश के किबथू के अंजाव जिला से शुरू किया गया है। और ये किस प्रकार की स्कीम है? यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब हुआ जब केंद्र और राज्य एक निश्चित अनुपात में फंडिंग की भागीदारी से कोई प्रोग्राम, कोई इनिशिएटिव, कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसी को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाता है। तो यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसकी ड्यूरेशन कितनी? 2022-23 से 2025-26 तक है। टोटल बजट एलोकेशन कितना किया गया? तो 4800 करोड़। कहाँ कहाँ ये कौन कौन इसमें ज़िले शामिल किए गए? तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यूटीज में लद्दाख। 19 ज़िले और इन 19 ज़िलों के 46 ब्लॉक को शामिल किया गया है। और साथ में टोटल कितने गांवों का समग्र विकास किया जाएगा? तो ये 2967। आपको ये डेटा इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि पहले बाघों की संख्या भारत में 2967 ही थी। अब कितनी हो गई है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आपका 2967 गाँवों का समग्र विकास किया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसे राज्यों के 19 ज़िलों के 46 ब्लॉक को कवर करता है। आगे आइए, यानी चुनाव हुए कई राज्यों में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो सीटों को लेकर के, दूसरा कौन मुख्यमंत्री बना, कौन विधानसभा अध्यक्ष बना, उसके बाद फिर कितनी सीटें SC ST के लिए रिजर्व हैं, इन सब को लेकर। तो इसमें मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ये चुनाव हुए पूर्वोत्तर भारत में 3 राज्यों में। तो मेघालय में भी 60 सीटें हैं, नागालैंड में भी हैं, त्रिपुरा में भी, तीनों जगह 60-60 सीटें हैं। अब मेघालय की बात कर लेते हैं। तो मेघालय में जो 60 सीटें हैं इनमें से सोहियोंग जो सीट है इस पे चुनाव नहीं हुआ। बाकी 59 सीटों पे क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। और 55 सीटें, ध्यान दीजिएगा, 60 में 55 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। कहाँ? मेघालय में। पहला वाला कौन? मेघालय। अब यहाँ कौन चुनाव जीते? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो अभी आपको बताए, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसी के कोनराड संगमा यहाँ के क्या बनाए गए, यानी CM मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री भी 2 लोग बनाए गए, ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। किसको? तो ये आपके सामने लिखा, प्रिस्टोन टिंगसोन और दूसरे कौन है? स्निया भालांगधर। ये आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। तो ये 2 लोगों को क्या किया गया, यानी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और 11वीं विधानसभा का यहाँ गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? थॉमस ए संगमा। कोनराड संगमा मुख्यमंत्री और थॉमस ए संगमा यहाँ के क्या बनाए गए हैं? 11वीं। ये भी नंबर याद रखिएगा क्योंकि इससे भी सुमेलित करवाया जा सकता है या स्टेटमेंट गलत डाला जा सकता है। तो 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष थॉमस ए संगमा को बनाया गया।
अब बात करें किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी ये लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, 26 सीटें इससे प्राप्त हुई, बिल्कुल याद रखिएगा। यूडीपी को कितनी प्राप्त हुई, 11 सीटें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 5 सीटें। एआई यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली को भी 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी 5। और ये ऐसे दलों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को 4 और बीजेपी को 2। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एनपीपी को 26 सीटें प्राप्त हुई हैं, यूडीपी को 11, आईएनसी को 5 सीटें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 5, वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी को 4, बीजेपी को 2 सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। अब इसमें बात करते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा वाला कौन सा है, नागालैंड। नागालैंड में भी 60 सीटें हैं। तो नागालैंड में 60 सीटों में 59 यहाँ पर एसटी के लिए आरक्षित हैं। और यहाँ पर जो सीएम बने वो कौन बने, नेफू रियो यहाँ के सीएम बने हैं। उसके बाद यहाँ पर भी 2 लोगों का उप मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थापित किया गया। एक कौन, टीआर जेलियांग हैं, दूसरा यान थुंगे पैटर्न, इनको उप मुख्यमंत्री। और ये 14वीं विधानसभा का ये चुनाव हुआ। क्योंकि ये संख्या क्यों ज़्यादा आपको लग रही है, क्योंकि नागालैंड का गठन पहले हो गया था 1963 में ही। तो जाहिर सी बात है विधानसभा अध्यक्ष, जो विधानसभा का गठन होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ 14वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन, सेरिंगेन लोंग कुमार, ये नाम याद कर लीजिए, सेरिंगेन लोंग कुमेर, ये यहाँ के अध्यक्ष बने। अब बात करते हैं कि किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो यहाँ पर एनडीपीपी है, इसको 25, बीजेपी को 12, एनसीपी को 7, एनपीपी को 5, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाली 2, फिर एनपीएफ को 2 सीटें। ये बिल्कुल याद कर जाइए क्योंकि वहाँ स्टेटमेंट डाल दिया जाएगा, इससे क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। अब त्रिपुरा की ओर चलते हैं। त्रिपुरा में भी कितनी है, 60 सीटें हैं, जिनमें से अब यहाँ का समझिएगा 20 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं त्रिपुरा में, और 10 सीटें एसटी के लिए यहाँ पर रिजर्व हैं। मानिक साहा को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, और विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये 13वीं इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष कौन बना, तो यहाँ बना है विश्वबंधु सेन। कौन, विश्वबंधु सेन। और सबसे ज़्यादा यहाँ बीजेपी को 32 सीटें प्राप्त हुई। टिपरा मोठा पार्टी, कौन, टिपरा मोठा पार्टी को 13 सीटें, सीपीआईएम को 11, आईएनसी को 3, इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 1 सीटें प्राप्त हुई है। तो ये था कौन, यानी त्रिपुरा का। तो ये जो वीडियो लगभग 2-2.5 घंटे का बनेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सिलेक्टिव चीज़ें ली गई हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछी जाती है। आपको इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि जितनी बार भी हमने पेपर दिया, करंट अफेयर्स अगर आप सही कर ले जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा स्कोर हो जाता है। और हमेशा स्कोर जो रहा वो कट ऑफ से 20 से 25 नंबर ज़्यादा रहा है, इससे कम नहीं रहा जितनी कट ऑफ जाती है जनरल की। तो इसलिए आप सब कुछ करने की बजाय इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले कई बार रिवाइज करके बिल्कुल उसको दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आप नया कुछ करिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई, तो इसमें मेजर और स्मॉल 2 राज्यों में क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जो मेजर स्टेट थे इसमें कौन शीर्ष पे है, यानी न्याय के मामले में, तो कर्नाटक नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे तेलंगाना। तो शीर्ष 3 राज्य बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के हिसाब से कौन, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। बॉटम की बात करें तो बॉटम में लास्ट में अपना यूपी उत्तर प्रदेश है, ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात पश्चिम बंगाल 17 नंबर पे और बिहार 16। तो ये बॉटम 3 वाले हैं, यूपी, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार। तो 18, 17, 16 और टॉप वाले कौन, ध्यान रखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। अगला कुछ चीज़ें वन लाइनर भी आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला
भारत का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया? तो ये केरल बन गया, जो मलयालम भाषा में प्रकाशित किया। और केरल में ही ध्यान रखिएगा पांडुलिपि संग्रहालय भी केरल में ही स्थापित किया गया है, तो इसको भी आप आगे ध्यान रखिएगा। और टैक्सी सेवा भी यहीं पर ई टैक्सी सेवा केरल में ही शुरू की गई। विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफार्म कौन अब बन गया? पहले गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब हुबली, और इसके पहले गोरखपुर हुआ करता था, जैसा कि पहले अभी बताए। और ये हुबली कर्नाटक में है। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफार्म बन गया। इसकी कितनी लंबाई है? तो 1507 मीटर है, और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते, अगला ये पूछा जा सकता आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला का मतलब जो बैकवर्ड ज़िले हैं, जहाँ पर गरीबी या शिक्षा, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याएं विद्यमान हैं, तो उन्हीं का कायाकल्प करने के लिए जनवरी 2018 में भारत सरकार के द्वारा एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया जाता है। और ये किसके अंतर्गत? नीति आयोग के अंतर्गत इसे शुरू किया जाता। और इसमें पूरे इंडिया से कितने 112 ज़िले आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उन्हीं का कायाकल्प करने के लिए शुरू किया जाता है। इनमें से यूपी के कितने 8 ज़िलों को शामिल किया गया है। तो कौन कौन से यूपी के 8 ज़िले हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बाबा चाचा, पहले ये ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि आकांक्षी जिला में यूपी कौन जिला शामिल है, कौन जिला शामिल नहीं है। तो बाबा चाचा ऐसे याद रखिए। तो ये बाबा चाचा से क्या हो जाएगा? बहराइच हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा, चाचा से चंदौली हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई? बाबा चाचा। जब भी आकांक्षी जिला आए तो बाबा चाचा। तो कौन कौन होंगे? बा से बहराइच, बा से बलरामपुर, चाचा से चंदौली और फिर चित्रकूट। उसके बाद फिर बाबा चाचा सास, बाबा चाचा सास। तो ऐसे बाबा चाचा सास 6 ज़िले ऐसे याद हो गए, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली और उसके बाद चित्रकूट और ये सोनभद्र। अगला सास से सिद्धार्थनगर। अब कौन बचा? बाबा चाचा सास और फिर श्राप। तो ये कौन? श्रावस्ती और ये फतेहपुर, लास्ट में पा से फतेहपुर। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, टोटल कितने हैं? बाबा चाचा सास श्राप। तो ये टोटल 8 ज़िले आपको याद रहेंगे। तो कौन? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, सिद्धार्थ, कौन अगला? सिद्धार्थनगर, अगला सोनभद्र और श्रावस्ती, फतेहपुर। ये 8 ज़िले बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए यूपी के। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि आकांक्षी जिला में एक मध्य प्रदेश का जिला शामिल है, विदिशा। यहाँ पर 5G सेवा शुरू की गई। वैसे तो गुजरात से, ऐसे पूछा जाए तो गुजरात से शुरू हुई, लेकिन इसमें एक आकांक्षी जिला विदिशा है, वहाँ पर भी 5G सेवा शुरू की गई, इसलिए चर्चा में आया। अगला फिर ध्यान दीजिएगा, कौन? तो ये पूछा जा सकता है नेशनल एक्शन पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये कब शुरू किया गया? ऐसे 8 मिशन आइडेंटिफाई किए गए हैं जो सतत विकास हुआ, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए। और ये इसकी घोषणा ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी को नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई के नाम से जाना जाता है। इसे ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 30 जून 2008 को शुरू किया गया। अब इसमें 8 मिशन कौन कौन से हैं? तो ये बिल्कुल पता होने चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल है, कौन शामिल नहीं है। यानी ये नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज में कौन सा मिशन शामिल है, कौन शामिल नहीं। तो 8 मिशन बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसका कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल मिशन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यहाँ बनाई गई, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कौन? यानी शेष ऐसे आप लिखते हो, शेष और GWS से गीगावाट और ये सच। बात समझ में आई? तो कौन हो गया? पहला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें शामिल किया गया है। दूसरा इनहेंस एनर्जी को शामिल किया गया है। कौन सा? इनहेंस एनर्जी को शामिल किया गया है, इनहेंस एनर्जी को शामिल किया गया। इसके बाद आगे आइए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसको शामिल किया गया? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को शामिल किया गया है। और ये W से वाटर को शामिल किया गया, जल भी इसमें शामिल है। और ग्रीन इंडिया, G से क्या हो जाएगा? ग्रीन इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन इंडिया। और ये देखो स्मॉल एच है,
तो सबसे पहले समझ लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनहेंस एनर्जी, उसके बाद यानी सस्टेनेबल हैबिटेट, सतत पर्यावास होता है, उसको शामिल किया गया। फिर ग्रीन इंडिया को शामिल किया गया, फिर वाटर को शामिल किया गया, और यहाँ सच से सस्टेनेबल, और छोटा ये है तो ये एग्रीकल्चर को शामिल किया गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। और सी से क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज को शामिल किया गया, और क्लाइमेट चेंज के बाद एच से हो जाएगा हिमालय, यानी हिमालयन इकोसिस्टम को शामिल किया गया। टोटल इसमें क्या हो गए, 8 मिशन आपको याद हो गए होंगे, यानी शेष गीगावाट सच 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद एनर्जी, इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, उसके बाद फिर सस्टेनेबल हैबिटेट, उसके बाद ग्रीन इंडिया, उसके बाद वाटर, उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर आपका सी से क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज वाला हो जाएगा, और उसके बाद यस से फिर क्या हो जाएगा, हिमालयन इकोसिस्टम, यानी टोटल 8 मिशन इसमें शामिल हैं। अभी और करंट की बात करें तो ये तमिलनाडु भारत का प्रथम ऐसा राज्य बना जो अपना खुद का यानी स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज को लेके आया है। आगे चलते हैं। अगला ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टोटल लिटरेसी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र जो पूरी तरीके से साक्षर हो चुका हो वो कौन बन गया, तो ये धर्मदम, और ये धर्मदम एक कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिए, केरल में ही सौर ऊर्जा से संचालित पूरी तरीके से कौन है हवाई अड्डा, तो कोचीन या कोच्चि हवाई अड्डा है, वो भी ध्यान रखिएगा। अगला भारत का लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एक कहाँ, तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, और इसे विकसित किसने किया, CSIR और नीरी के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य पूछे तब भी कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। अगला, अब ये प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किए गए, ये फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें 6 टीयर्स में ये इंडेक्स जारी किया गया, सामाजिक प्रगति सूचकांक के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, उसके बाद हाई सोशल प्रोग्रेस, उसके बाद फिर अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, उसके बाद मिडिल सोशल प्रोग्रेस, और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, यानी अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, फिर लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, और आगे लो सोशल प्रोग्रेस, और उसके बाद वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। कुल मिलाकर के टोटल कितनी 6 कैटेगरी बनाई गई। आप कहोगे क्या 6 कैटेगरी के अंतर्गत जो ये जारी किए गए क्या सबको याद रखना जरूरी? जी नहीं, सबको याद रखना जरूरी नहीं। अब आपके यूपी का सबसे पहले शुरू वाले वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस वाले देख लेते हैं, जिनका सामाजिक प्रगति स्तर बहुत उच्च है। तो उसमें पुडुचेरी है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे लक्षद्वीप, नंबर 3 पे गोवा, नंबर 4 पे सिक्किम। एक बार फिर से रिपीट करते, सबसे उच्च स्तर में कौन कौन है, पुडुचेरी है, दूसरे पे लक्षद्वीप, तीसरे पे गोवा और चौथे पे सिक्किम। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, इंडिया का मानचित्र भी बना लो है तो और आपके दिमाग में आ जाएगा। ये इधर पुडुचेरी हो गया, फिर आपका ये लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप के बाद फिर इधर आइए गोवा हो गया। तो ये पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सबसे लास्ट में यहाँ ऊपर सिक्किम। तो कौन कौन हो गए, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, गोवा हो गया और सिक्किम। ये मानचित्र ध्यान में रहेगा तो याद रहेगा। उसके बाद हाई सोशल प्रोग्रेस में आते हैं। तो हाई सोशल प्रोग्रेस में किसको किसको रखा गया, तो ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, तो ये पंजाब के बाद दादरा नगर हवेली और दमन दीव, उसके बाद लद्दाख। तो ये हाई सोशल प्रोग्रेस में है। अब सबसे पहले शुरू वाला याद रखिए और ये वाला याद रखिए, लो सोशल प्रोग्रेस, क्योंकि इसी में यूपी को रखा गया है। यूपी ओवरऑल 31 नंबर पे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछे यूपी का ओवरऑल 31 पे, 32 पे उड़ीसा और 33 पे मध्य प्रदेश को रखा गया। तो यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है और ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो लो सोशल प्रोग्रेस के अंतर्गत आते हैं, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। उसके बाद सबसे नीचे कौन है, झारखंड, यानी वेरी लो सोशल प्रोग्रेस में झारखंड को शामिल किया गया। अगला गुजरात विधानसभा चुनाव हुए, टोटल यहाँ पर 182 सीटें, इस बात का ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने और 15वीं ये विधानसभा का अध्यक्ष किसे, शंकर चौधरी को चुना गया, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बीजेपी को 156, कांग्रेस को 17, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 और निर्दलीय 3 सीटें प्राप्त की हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आइए।
हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी 68 सीटें हैं, जिनमें से ध्यान रखिएगा 17 SC और 3 सीटें ST के लिए क्या है, रिजर्व हैं, आरक्षित हैं। इसके बाद यहीं पर हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो वर्ल्ड ये विश्व का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बनाया गया सबसे ऊंचाई पर, जिसका नाम क्या था, ये अलग से पूछा जा सकता, तासी गंग था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को, और डिप्यूटी CM किसको बनाया गया, मुकेश अग्निहोत्री। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता। तो यहाँ पर कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटें 40, बीजेपी 25 और निर्दलीय 3 सीटें प्राप्त किए। तो कांग्रेस 40, बीजेपी 25 और निर्दलीय 3 सीटें। इसके बाद यूपी में कमेंसरेट सिस्टम को लागू किया गया। तो कहाँ कहाँ, तो टोटल अब संख्या पूछे तो 7 जिले हैं जहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली को लागू कर दिया गया। सबसे पहले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक, तो कहाँ कहाँ, तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर। कहाँ कहाँ अब लागू कर दिया गया है, तो ये वाराणसी। अभी 2022 में ये 3 जिले हैं, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। तो कौन कौन हो गए, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। टोटल 7 जिले हैं जहाँ पर कमेंसरेट सिस्टम लागू या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन जिले हो गए, तो लखनऊ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कौन, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। अगले पे आइए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। ये राज्य आपको याद करना होगा क्योंकि पूछता है क्वेश्चन, कौन सा टॉप 5 में राज्य शामिल है कि नहीं। तो तरीका क्या, हमने क्या बताया, यही एक वीडियो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिए, इतनी बार रिवाइज कर लीजिए, इतनी बार दोहरा लीजिए कि दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले यानी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी किया गया। तो अगर बिग या मेजर स्टेट में बात करें, कौन टॉप किया, टॉप में कौन, हरियाणा है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर केरल है, फिर छत्तीसगढ़ है और पास है पंजाब। तो आप कैसे याद रखोगे, सबसे पहले हरियाणा, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन है, हरियाणा। नंबर 2 पे कौन है, तमिलनाडु, यानी हरियाणा नॉर्थ का और सीधे साउथ में चले जाइए तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बगल ही है केरल। तो ये तमिलनाडु, तो शुरू के कौन हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, उसके बाद फिर कौन, केरल, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, और अगला पास है पंजाब। तो ये पंजाब 5 नंबर पे पंजाब है। उसके बाद छोटे राज्यों में अगर बात करें तो छोटे राज्यों में कौन कौन है, तो सिक्किम है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश है, नंबर 3 पे उत्तराखंड है, नंबर 4 पे गोवा है, और नंबर 5 पे मिजोरम। तो छोटे राज्यों कौन, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मिजोरम। अब अंतिम स्थान पे कौन है, तो इसमें अंतिम स्थान ध्यान रखिएगा, अंतिम स्थान पे नागालैंड है। यूपी का इसमें कौन सा स्थान है पब्लिक अफेयर्स में, तो ध्यान दीजिएगा 12वां, यूपी का 12वां स्थान है। अगला, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बन गया, मोढेरा गांव, जो मेहसाना जिले में स्थित है, पुष्पावती नदी के तट पर है, जो किसकी, रूपेन की सहायक नदी है। और यहीं पर मोढेरा में ही है सूर्य मंदिर, जिसे 1026-27 में चालुक्य वंश के भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला, स्वच्छता ही सेवा 2022। स्वच्छता ही सेवा यानी कई पुरस्कार दिए गए कई कैटेगरी में, तो उसी में स्वच्छता ही सेवा एक कैटेगरी थी। तो इसमें कर्नाटक, बिहार, लक्षद्वीप शुरू के हैं जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पे पुरस्कार में रहे। तो स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत पुरस्कार पूछा जाए तो कर्नाटक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे लक्षद्वीप। अब इसमें सुजलाम 1.0, सुजलाम 2.0 की कैटेगरी और बनाई गई। तो सुजलाम 1.0 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु। एक बार फिर से रिपीट करते, मध्य प्रदेश, उसी के बगल महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा, फिर तमिलनाडु इनको। उसके बाद सुजलाम 2.0 में कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल इनको पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज के अंतर्गत ग्रे वाटर यानी जो ये पानी खराब वाला बहाया जाता है तो उसी को ग्रे वाटर कहा जाता है। जैसे नाली नालों का पानी, ये सब सीवेज और सेप्टिक, ये सब तो गंदला पानी आप इसको कह सकते हो। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत हरियाणा का जो जिला परिषद भिवानी है इसमें स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया।
ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत कर्नाटक और कर्नाटक का ये आपके सामने लिखा है कौन सा, तो ये अग्रीगेनियम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड इनको नवाजा गया है। इसके बाद गोवर्धन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र का कार्बन लूम्स प्राइवेट लिमिटेड और तमिलनाडु का क्लीन एनर्जी टेक सॉल्यूशन को पुरस्कृत किया गया। उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत गुजरात का सल्टेक डिजाइन, तमिलनाडु का कौन सा, तो ये हुआ केमिकल सॉल्यूशंस को क्या किया गया है, यानी पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, इसमें 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। पहले तो इसमें जान लीजिए यूपी को कौन सा स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में यूपी को 18वां स्थान मिला है और बिहार इसमें यानी 32वें स्थान पे रहा है। अब 30 लाख से अधिक जनसंख्या में बात करें यानी मेजर स्टेट में, तो इसमें टॉप कौन, तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु कौन रहे हैं, तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु ये शुरू के राज्य रहे हैं। 30 लाख से कम में आइए तो अंडमान निकोबार और फिर 4D हैं, तो इसका मतलब हुआ दादरा नगर हवेली दमन दीव। उसके बाद सिक्किम को पुरस्कृत किया गया। शीर्ष 3 जिले में कौन, तो ये जिले की बात करें हरियाणा का भिवानी नंबर 1 पे, तेलंगाना का जगत्याल और तेलंगाना का है निजामाबाद, ये जिले के रूप में शीर्ष जिले रहे। मोबाइल ऐप व वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी स्वच्छता के मामले में किसके द्वारा की गई, तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे रहा और उत्तर प्रदेश का भी कौन सा, कानपुर देहात। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 ध्यान दीजिएगा वो ग्रामीण वाला था, अब ये कौन है, शहरी वाला। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो ये जारी किया गया ये किसके द्वारा जारी किया जाता, महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 7वां संस्करण जारी किया गया। लगातार 6ठी बार इसमें इंदौर शीर्ष पे रहा है। 1 से इंदौर के बाद नंबर 2 पे सूरत, नंबर 3 पे नवी मुंबई। इसको पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ इंदौर टॉप वाला ध्यान रखिएगा। 1 से 10 लाख वाला ज़्यादा चांस से पूछा जाए तो इसमें तिरुपति नंबर 1 पे 1 से 10 लाख वाले, नंबर 2 पे मैसूर, तो 1 लाख ध्यान से समझिएगा। 10 लाख के ऊपर वाले में इंदौर नंबर 1 पे रहा, नंबर 2 पे सूरत, नंबर 3 में नवी मुंबई। उसके बाद फिर 1 से 10 लाख में आते तो नंबर 1 पे तिरुपति, नंबर 2 पे मैसूर, नंबर 3 पे कौन, नई दिल्ली और नंबर 4 पे अंबिकापुर और नंबर 5 पे नोएडा। तो उत्तर प्रदेश का इसमें नोएडा भी शामिल है। तो 1 से 10 लाख में तिरुपति हो गया, मैसूर हो गया, तिरुपति, मैसूर, नई दिल्ली, तिरुपति, मैसूर, नई दिल्ली, अंबिकापुर, नोएडा। नोएडा इसमें 5 नंबर पे, लेकिन 1 से 10 लाख के। प्रेरक दौड़ सम्मान उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेरक दौड़ सम्मान में प्लेटिनम के अंतर्गत 3 यानी शहर शामिल हुए, सूरत गुजरात का, इंदौर मध्य प्रदेश का, मुंबई महाराष्ट्र का शामिल हुआ है। ठीक, तो इसमें इंदौर, सूरत, मुंबई, इंदौर, सूरत, मुंबई। इसमें कई कैटेगरी बनी थी। गोल्ड में 86, सिल्वर में 121 शहर, ब्रॉन्ज के अंतर्गत 38 और कॉपर के अंतर्गत 13 शहर शामिल किए गए। उसको आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं। और इसमें गोल्ड गोल्ड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन, गौतम बुद्ध नगर शामिल हुआ है। सिल्वर के अंतर्गत मथुरा और अमरोहा को शामिल किया गया। तो पहली प्लेटिनम में उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं शामिल। गोल्ड में आते हैं तो गोल्ड में उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर शामिल किया गया। उसके बाद सिल्वर में 2 हैं, मथुरा और अमरोहा को शामिल किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 2 शहर 3 स्टार में शामिल हुए, एक गाजियाबाद, दूसरा लखनऊ। गाजियाबाद, लखनऊ। सुरक्षा मित्र चुनौती के अंतर्गत ये अलग से पूछा जा सकता, तो इसमें तिरुपति को शामिल किया गया है। अब इसमें शीर्ष गंगानगर में किसको, तो 1 लाख से कम, 1 लाख से ज़्यादा। तो सबसे पहले 1 लाख से ज़्यादा वाले का देखते हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा में कौन कौन शहर शामिल, हरिद्वार। फिर यूपी का नंबर 1 पे हरिद्वार। 1 लाख से ज़्यादा वाले में पूछा जाए तो हरिद्वार, लेकिन यूपी का नहीं है, उत्तराखंड का। तो हरिद्वार नंबर 2 पे वाराणसी, और उसके बाद नंबर 3 पे ऋषिकेश, नंबर 4 पे प्रयागराज। यानी इसमें 1 लाख से ऊपर वाले में टॉप 5 में 2 हैं, वाराणसी और प्रयागराज। तो नंबर 1 पे हरिद्वार, नंबर 2 पे वाराणसी, नंबर 3 पे ऋषिकेश, नंबर 4 पे प्रयागराज, नंबर 5 में मुंगेर बिहार का। ये 1 लाख से ऊपर वाले में। अब 1 लाख से कम वाले में आइए। तो 1 लाख से कम वाले में कौन, तो शुरू के 3 उत्तर प्रदेश के ही है। नंबर 1 पे बिजनौर, नंबर 2 पे कन्नौज, नंबर 3 पे गढ़मुक्तेश्वर। तो ये टॉप 3 उत्तर प्रदेश के, बिजनौर, कन्नौज, बिजनौर, कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर। फिर
फिर 4 पे सुल्तानगंज बिहार का और 5 नंबर पे कर्णप्रयाग उत्तराखंड का शामिल किया गया। भारत की सबसे स्वच्छ छावनी अगर पूछे तो महाराष्ट्र की कौन सी है? देवलाली छावनी। उसके बाद 10 लाख से ज़्यादा यूपी के, जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या यूपी के 4 शहर जो शीर्ष 20 के अंतर्गत शामिल है, कौन कौन से हैं? तो 12 नंबर पे गाजियाबाद, 12 नंबर पे गाजियाबाद ओवरऑल में इनको देखा जाए तो, और 15 नंबर पे मेरठ, वही गाजियाबाद के बगल मेरठ है। तो कौन कौन शामिल हैं इसमें? तो गाजियाबाद 12 नंबर पे, 15 नंबर पे मेरठ शामिल है, प्रयागराज 16 पे और लखनऊ 17 पे, लखनऊ 17 पे। तो ये आप ध्यान रखिए, गाजियाबाद 12 पे, उसी बगल मेरठ 15 पे, प्रयागराज 16 पे, लखनऊ 17 पे, वाराणसी की बात करें तो 21 पे, आगरा 23 पे, कानपुर 29, ये प्रमुख हैं जो शामिल किए गए। अब अगली देख लेते हैं। अगला 2021 में भारत में विदेशी पर्यटक जो आए हैं भारत में। अब इसमें बात होती है विदेशी जो पर्यटक आए हैं ये किन किन देशों से आए? तो यूएसए नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बांग्लादेश, नंबर 3 पे यूके, नंबर 4 पे कनाडा, नंबर 5 पे नेपाल, ये टॉप देश शामिल है। भारतीय नागरिकों के लिए जो गंतव्य डेस्टिनेशन रहा, यानी भारतीय लोग सबसे ज़्यादा कहाँ गए हैं? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद यूएसए, फिर कतर, फिर ओमान, ये भारतीयों के लिए पसंदीदा स्थल रहा। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला पूछे तो मांडला, ये मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 14वां उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो लोकसभा से 543, राज्यसभा के, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित हुआ मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो 14वां उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन? लोकसभा से 543, राज्यसभा से 12 यानी नामित वाले, और ये निर्वाचित 233, सबको ऐड करोगे 788 मेंबर शामिल हुए। और इसमें जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने किसको हराया था? तो मार्गरेट अल्वा को। अगला भारत का हर घर प्रमाणित जिला कौन? ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश का बन गया। लेकिन प्रथम राज्य पूछे तो गोवा, प्रथम राज्य गोवा। उसके बाद जल जीवन मिशन आपको पता है 2019 में शुरू किया गया, 55 लीटर प्रति व्यक्ति इसमें जल उपलब्ध करवाया जाता है 2024 तक नल के माध्यम से। अगला भारत नवाचार सूचकांक, नवाचार सूचकांक ये 2021 का, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत नवाचार सूचकांक 2021, ध्यान दीजिएगा, नवाचार तब होगा जब सबका साथ सबका विकास होगा, सभी लोग साथ में चलेंगे। जब भी नवाचार आ जाए, सबका साथ सबका विकास आए, आप कहोगे इससे आप कौन सा लॉजिक निकाल रहे हैं? तो इससे लॉजिक हम ये निकाल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास से सबका साथ सबका विकास 7 से 7, उत्तर प्रदेश इसमें 7 हुए। बाकी सब में आप देखोगे मोस्टली में उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पे है। तुक्का भी लगाना हो तो इसको नवाचार को ध्यान रखिए 7वें पे है, बाकी अन्य भी आपको कई दिखाएंगे उसमें 8वें पे है। तुक्का भी मार सकते हो, 8 आकांक्षी जिला 8 आप तुक्का लगा सकते हो। बाकी अब कई में 8 पे है तो उसकी हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक निकाला गया, उस पर भी नेशनल फूड सिक्योरिटी, उसमें भी उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पे है। तो इसमें भारत नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा? 7 नंबर पे है। अब शुरू के देख लेते हैं कौन कौन इसमें राज्य शामिल। नंबर 1 पे कर्नाटक, नंबर 2 पे तेलंगाना, नंबर 3 पे हरियाणा, नंबर 4 पे महाराष्ट्र, नंबर 5 पे तमिलनाडु। आप कहोगे सर ये ज़िला याद कैसे होगा? इसीलिए तो कह रहे हैं कि एक ही चीज़ को कई बार वीडियो देखिए, कई बार चीज़ों को रिवाइज करिए। PDF आपको बताई दिए कहाँ मिलेगी, IAS PCS एग्ज़ाम्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी गई, वहाँ जाइए डाउनलोड करिए। तो कौन? कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये इसके रहें। और दूसरा ये मेजर स्टेट में और नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट में आइए तो कौन? नंबर 1 पे मणिपुर, नंबर 2 पे उत्तराखंड, नंबर 3 पे मेघालय, नंबर 4 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 5 पे हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर मेजर स्टेट में अंतिम पायदान पे छत्तीसगढ़ रहा, और इसमें नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट में अंतिम पायदान पे नागालैंड रहा। यूटीज में बात कर लें तो चंडीगढ़, नंबर 2 पे दिल्ली, नंबर 3 पे अंडमान निकोबार, नंबर 4 पे पुडुचेरी, नंबर 5 पे गोवा रहा। अंतिम इसमें लद्दाख रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूपी का बीच पहले भी बता चुके 7वां, और यूपी का 7वां। एक चीज़ और याद रखिए, यूपी का राज्य सकल घरेलू उत्पाद जैसे होता है वैसे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद वैसे राज्यों का घरेलू उत्पाद होता है। तो ये कितना 19-20 के डेटा के हिसाब से अब 50,000 के ऊपर हो गया, 51,255 रुपये
हो गया, इस बात का ध्यान रखिए। अगला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये 296.07 किलोमीटर, यहाँ 7 आ रहा, तो ये 7 जिलों को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। 7 जिलों को, कौन कौन 7 जिले, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इटावा, जालौन, हमीरपुर, औरैया, ये 7 जिले इसमें शामिल है, इस बात का ध्यान रखिए। निर्माण इसका यूपीडा के द्वारा किया गया, जिसका गठन आपको पीछे हम यूपी स्पेशल में बता चुके हैं, 2007 में किया गया था। इसमें इसके यानी अलाइनमेंट में कौन कौन नदियाँ आई हैं, तो बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा, सेंगर, ये नदियाँ इससे यानी जहाँ जहाँ से गुजर रहा उससे टच करती हुई निकलती हैं। अगला है फिर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसमें यूपी के संस्थान 2022 में कौन कौन शामिल किए गए उसको शामिल किया गया है। तो ये नंबर 1 पे तो इसमें यूपी का कोई नहीं, लेकिन 5 नंबर पे IIT कानपुर है, 11 नंबर पे BHU है यानी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वाला, 19 पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, फिर 19 के बाद सीधे 29, तो 5 पे IIT कानपुर, 11 पे BHU, 19 पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 29 पे IIT BHU शामिल हुआ है। उसके बाद फिर 42 नंबर पे MT विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में है, ये शामिल हुआ है। 75 नंबर पे किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय जो LKU का है, ये शामिल किया गया, मेडिकल, किंग जॉर्ज मेडिकल। उसके बाद 78 नंबर पे बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो LKU में है, इसको शामिल किया गया। और सबसे लास्ट 94 नंबर पे शिव नाडर विश्वविद्यालय जो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, इसको शामिल किया गया है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत राज्य रैंकिंग सूचकांक जो जारी किया गया, इसमें आप ध्यान रखिए खाद्य सुरक्षा में इस समय उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। नंबर 2 पे उड़ीसा, नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पे गुजरात, नंबर 5 पे यानी यहाँ 4D लिखे तो दादरा दमन एवं नगर हवेली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, तो ये आपका इसमें है। उसके बाद आगे अंतिम पायदान पे बात करें तो यानी गोवा 20 पे, छत्तीसगढ़ 19 पे, दिल्ली 18 पे, हरियाणा 17 और पंजाब 16 पे शामिल। बात करें ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में संसद के अधिनियम से आया था और ये प्रभावी रूप से 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ। इसमें 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को शामिल किया जाता। प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल, 2 रुपये केजी के हिसाब से गेहूँ, 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मोटा अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। अब वर्ल्ड फैक्ट भी इसमें बीच बीच में है, जिससे आपका जो क्वेश्चन आए कोई छूटने ना पाए। भारत गौरव के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कौन, तो ये चली है, तो ये आपकी कोयम्बटूर से शिरडी, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और शिरडी महाराष्ट्र के बीच चली है। और जो स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना ये 2014-15 की है। देखो अपना देश ये 2020 की, इस बात का ध्यान रखिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें ये 2021-22 का है, तो 21-22 में जो मेजर स्टेट हैं इसमें देखिए कौन, नंबर 1 पे तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा में, नंबर 2 पे गुजरात है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है, नंबर 4 पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 5 पे 2 हैं वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश इसमें शामिल है। उसके बाद छोटे राज्यों नंबर 1 पे गोवा, नंबर 2 पे मणिपुर, नंबर 3 पे सिक्किम, नंबर 4 पे त्रिपुरा, नंबर 5 पे मेघालय राज्य शामिल किया गया। अंतिम पायदान पे इसमें अरुणाचल है और इसमें ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश इसमें अंतिम है। बिहार 16 नंबर पे। यूपी की बात करें बिना सोचे समझे आप तुक्का आप लगा सकते हो, 8 नंबर पे यूपी शामिल है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, यूटीज में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे दिल्ली, नंबर 3 पे चंडीगढ़ इसमें शामिल और अंतिम पे लक्षद्वीप शामिल है। जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन बना, दिल्ली का, इस बात का ध्यान रखिएगा। विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन, ये कोचीन, ये भारत का भी है और विश्व का भी है। अगला नाम साइड डिक्लेरेशन ऐसे पूछा जाता है, ये किनके बीच हुआ, तो ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल यानी असम अरुणाचल इनके भी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव थे उन्हीं को लेकर के विवाद था, उसी का शांतिपूर्ण समाधान कर लिया गया। इसी को नामसाई घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता। तो इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल के पेमा खांडू के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी समझौता हुआ था, आया था इसी बार के पीसीएस में। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बन गया है, काफ़ी
चर्चा में भी था। बात करें नाटो का तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। सैन्य संगठन के रूप में इसे जाना जाता है। 4 अप्रैल 1949 में इसका गठन किया गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है। अगला विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023, इसमें कुल देश 137 शामिल किए गए। शीर्ष लगातार छठी बार, जैसे इंदौर था वैसे छठी बार यहाँ फिनलैंड टॉप किया, और यहाँ डा से अगला उठा लीजिए डेनमार्क। फिनलैंड, डेनमार्क, उसके बाद फिर आइसलैंड। तो कौन कौन इसमें प्रसन्नता में हैं, तो फिनलैंड हो गया, और डा से डेनमार्क, उसके बाद फिर आइसलैंड, आइसलैंड के बाद इजराइल, नीदरलैंड, ये शीर्ष देश हैं। सबसे नीचे अफ़गानिस्तान है, उसके बाद फिर लेबनान है, फिर सेरा लियोन है, फिर जिम्बाब्वे है, उसके बाद कांगो यानी लोकतांत्रिक गणराज्य है। बात करें इसमें भारत की कितनी रैंक है, 126 है। अगर मान पूछे तो 4.036 इसमें भारत का मान है। अगला इसमें पूछा जा सकता है भारत का पहला डार्क स्काई ये कहाँ स्थापित किया गया, चांगथांग अभ्यारण्य में जो हनले गांव लद्दाख में स्थित है वहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ये ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस का है ग्लोबल टेररिज्म यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। इसमें टोटल 163 देश शामिल किए गए जो आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। इसमें नंबर 1 पे अफगानिस्तान, नंबर 2 पे बर्किना फासो, नंबर 3 पे सोमालिया, नंबर 4 पे माली, नंबर 5 पे सीरिया को शामिल किया गया है। इसमें भारत का अगर पूछा जाए तो भारत कितने यानी 13वें स्थान पे इसमें भारत को रखा गया। सिप्री के द्वारा हथियार यानी रिपोर्ट जारी की गई, कौन कितने हथियार दूसरे देशों को बेचता है यानी निर्यात करता, निर्यातक देश में सबसे ज़्यादा अमेरिका, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे फ्रांस, नंबर 4 पे चीन है। तो कौन निर्यातक में कौन है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयातक में पूछा जाए तो भारत, नंबर 2 पे सऊदी अरब, नंबर 3 पे कतर, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 पे चीन को शामिल किया गया है। भारत का सबसे बड़ा जो हथियार आपूर्ति करता है, नंबर 1 पे अभी भी रशिया बना, नंबर 2 पे फ्रांस और नंबर 3 पे अमेरिका का नंबर आता है। तो भारत कहाँ से सबसे ज़्यादा हथियार मंगाता, रशिया से, नंबर 2 पे फ्रांस, फिर नंबर 3 पे अमेरिका। अगला 95 यानी नंबर का ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई। सर्वाधिक 7 पुरस्कार किसने जीता, ये बिल्कुल याद रखिएगा। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन। और इसके निर्देशक कौन थे, डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट। सर इन्हीं दो को, जो डेनियल क्वान इसके निर्देशक हैं और डेनियल स्किनर्ट हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पूछे तो मल्टीवर्स, किसको, मल्टीवर्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पूछे तो मिशेल योह को दिया गया, और ये पहली एशियाई महिला बनी जिनको ये पुरस्कार मिला। उसके बाद आगे देखिएगा, ड्रामा के अंतर्गत पूछा जाए तो द व्हेल को दिया गया, और इसके कौन, ब्रेंडन फ्रेजर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाए तो कौन है, तो ये ब्रेंडन फ्रेजर। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पूछा जाए तो कौन है, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जो जर्मनी की है इसको, और इसी को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल, और इसी सर्वश्रेष्ठ संगीत के अंतर्गत बेस्ट जो म्यूजिक है उसमें ओरिजिनल सॉन्ग के अंतर्गत भारत का नाटू नाटू जो RRR मूवी आई उसका। तो इसका संगीतकार और गीतकार, गीत का मतलब जो गाया है, संगीत का मतलब जो रचा है। तो इस संगीतकार नाटू नाटू का कौन है, तो एम कीरवानी, और इसके गीतकार कौन, चंद्र बोस। दोनों ध्यान रखिएगा, संगीतकार पूछे तो एम कीरवानी, और उसके बाद गीतकार कौन है, चंद्र बोस। कैसे संगीतकार, आप जो कहते हैं ना कि इसको, चलो वो अपने आप लॉजिक लगा लीजिएगा। उसके बाद ये कौन सी RRR तेलुगु फिल्म SS राजमौली के द्वारा ये बनाई गई थी। अगला एलिफेंट व्हिस्पर्स, ये सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इसमें नामित की गई, और इसके जो निर्देशक हैं कौन है, कार्तिकी गोंसाल्वेस, और निर्माता इसकी गुनीत पोंगा। अगला लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023, लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023, इसमें 103 देश यानी भारत की इस बार रैंक है। इसके पहले भारत 100 पे था, और 2022 में 100, इस बार 23 में यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो 103 नंबर पे समृद्धि सूचकांक में पहुँच गया। शीर्ष पे डेनमार्क दनादन लगा के शीर्ष पे पहुँच गया, और सबसे लास्ट पे है दक्षिण सूडान। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें 2023, इसमें भारत 131 नंबर पे है।
सिंगापुर सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वाला है, नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 3 पे आयरलैंड है, नंबर 4 पे ताइवान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें 2023 की, भारत 42 पे है और यूएसए नंबर 1 पे, नंबर 2 पे यूके, नंबर 3 पे फ्रांस और अंतिम स्थान पे इसमें वेनेजुएला को रखा गया है। अगला करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की बात करें, भारत 85-85 है और पिछली बार भी भारत 85-85 में ही था। भ्रष्टाचार भारत में खूब होता है, क्योंकि आप रिपोर्ट देख लीजिए। टॉप कौन है? डेनमार्क, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे न्यूजीलैंड और अंतिम स्थान पे सोमालिया। खूब लूटपाट सोमालिया में होती। उसके बाद अगला ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा चर्चा में रहता है। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। टोटल मेंबर 43 है। भारत इसमें मेंबर 2018 में बना। तो ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में 18 में बना। MTCR में, यानी MTCR पूछा जाए तो ये मिसाइल वाला जो कंट्रोल रेजिम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, इसकी फुल फॉर्म, इसकी स्थापना 1987 में हुई। 35 इसमें मेंबर, भारत इसका 2016। तो MTCR का 16 और एक और पूछा जाए कौन सा, अभी एक आप ये क्वेश्चन वासेनार, हाँ ध्यान आ गया, वासेनार ये अगर पूछा जाए, क्योंकि इसकी भारत अध्यक्षता 1 जनवरी 2023 से कर रहा है, तो इसका भारत 2017 में मेंबर बना। तो 2016 में MTCR का, 17 में वासेनार का और उसके बाद फिर 18 में किसका बना है भारत मेंबर? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। बात क्लियर हुई? आगे आइए। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022, तो इसमें भारत की रैंक कितनी? 112 है। ये कौन? मानव स्वतंत्रता सूचकांक है। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे इस्टोनिया को शामिल किया गया है। IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2022 में कौन है? स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे स्वीडन, नंबर 3 पे आइसलैंड, भारत 52। अगला पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किससे चुना गया? जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। और इसी टाइम पत्रिका के अंतर्गत जो एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, तो इसको एरोन जज को चुना गया। एरोन जज ये कहाँ के हैं? ये USA के बेस बॉलर हैं। अगला विश्व के सबसे महंगे शहर 2022 में कौन? सिंगापुर, न्यूयॉर्क प्रथम स्थान पर रहे। और सबसे सस्ता शहर की बात करें तो दमिश्क, सीरिया का। आगे चलते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें शुरू का डिब्बा 1 2 3 डिब्बा खाली। चौथे डिब्बा पे कौन आया? डेनमार्क। 5वें पे स्वीडन, 6ठे पे चिली, 7वें पे मोरक्को। तो शुरू के 3 डिब्बा इसमें खाली हैं, कोई भी देश इसमें शुमार नहीं हुआ है। उसके बाद चौथे पे कौन है? डेनमार्क है। 5वें पे स्वीडन है। 6ठे पे चिली है। उसके बाद चिली माने होता मिर्च, ऐसे आप याद कर लीजिए। जब भी आप चिली कोई आपको ज़्यादा खिला देता तो आप चिल्लाने लगते हो। 6ठे पे तो चिली से आपका क्या? छठी का दूध फिर आपको ध्यान में आता है चिली खाने पर। चिली माने मिर्च खाने पर। तो ऐसे चिली वाला आप कभी नहीं भूलोगे, चिली खाने पर छठी का दूध याद आता है। तो ये 6ठे नंबर पे क्या हो गया? चिली हो गया। तो चौथे नंबर पे डेनमार्क है, 5वें नंबर पे स्वीडन है, 6ठे नंबर पे चिली और 7वें मोरक्को, 8वें नंबर पे इसमें भारत है। भारत का जो मान है वो 67.35 है। ग्लोबल टैलेंट कम्पटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें 2022 में भारत की 101वीं रैंक रही है। शीर्ष में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे सिंगापुर, नंबर 3 पे डेनमार्क, नंबर 4 पे USA, नंबर 5 पे स्वीडन इसमें रहा है। शीर्ष शहर सैन फ्रांसिस्को नंबर 1 पे और ढाका अंतिम स्थान पे रहा। तो शहर भी ध्यान रखिएगा। ग्लोबल ब्राइबरी यानी रिश्वतखोरी में सबसे टोटल 194 देश शामिल हुए। शीर्ष पे नॉर्वे रहा, लेकिन अंतिम पायदान पे कौन? उत्तर कोरिया इसमें शामिल हुआ। भारत इसमें रिश्वतखोरी में 86 स्थान पे है। ठीक ठाक रिश्वतखोरी होती। वर्ल्ड, अगला देखिएगा, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के द्वारा जारी की जाती 2022 की है। नंबर 1 पे इसमें डेनमार्क रहा, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे फिनलैंड। भारत इसमें 7 यानी सबका साथ सबका विकास लेके चलता, तो 77 नंबर पे भारत रहा है। आगे आइए। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। नंबर भारत का इसमें कितना? तो 107 इसमें हो गया है। ये ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें 2023
21 में 46 स्थान पे रहा, सुधार हुआ, 40 पे इसमें आ गया। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे स्वीडन, नंबर 4 पे यूके, नंबर 5 पे नीदरलैंड रहा। अगला ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें 2022 में, तो भारत की रैंक इसमें कितनी 71 है। और शीर्ष में कौन है, तो शीर्ष वाले में फिनलैंड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आयरलैंड, नंबर 3 पे नॉर्वे इसमें रहा है। आगे आइए, ग्लोबल कौन सा एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, नहीं ये कौन है, ग्लोबल जेंडर गैप है। ग्लोबल जेंडर गैप यानी ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें तो इसमें कौन, भारत 135 स्थान पे रहा। शीर्ष पे आइसलैंड नंबर 1 पे आइसलैंड, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे नॉर्वे रहा। अंतिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कांगो रहे। अगला विश्व शांति सूचकांक पीस में भी इंडिया की रैंक 135 रही, और पीस में भी नंबर 1 पे आइसलैंड, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे आयरलैंड, नंबर 4 पे डेनमार्क और नंबर 5 पे ऑस्ट्रिया रहा है। अंतिम में अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, रूस, दक्षिण सूडान ये देश है। सबसे शांतिमय क्षेत्र कौन, जाहिर सी बात यूरोप होगा, आइसलैंड है तो। सबसे अशांतिमय क्षेत्र जहाँ पर आतंकवाद से लेकर न जाने कितनी अशांति रहती है, तो ये मध्य पूर्व और अफ्रीका का क्षेत्र घोषित किया गया। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत सबसे नीचे से टॉप किया है, 180 नंबर पे है। नंबर 1 पे डेनमार्क, नंबर 2 पे यूके, नंबर 3 पे फिनलैंड रहा। ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है, और इसमें भारत 54 स्थान पे रहा। शीर्ष पे जापान, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे स्पेन रहे हैं। आईएमडी के द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 जारी किया गया, और इसमें नंबर 1 पे स्वीडन, नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 3 पे सिंगापुर रहे। भारत की इसमें कितनी 37 इसमें रैंक रही है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 की बात करें तो इसमें भारत 57, नंबर 1 पे इंडोनेशिया, नंबर 2 पे केन्या, नंबर 3 पे अमेरिका रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो भारत 121वें स्थान पे रहा, और ये भारत की कैटेगरी कौन है, लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमिटमेंट, जो 40 से 45 की कैटेगरी है। शीर्ष देश में कौन कौन इसमें हैं, तो शीर्ष में फिनलैंड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे स्वीडन इसमें शामिल है। अंतिम स्थान पे कौन है, दक्षिण सूडान है। G20 की बात करें तो इसमें 2023 में इंडिया अध्यक्षता कर रहा, तो यहाँ 24 वाला जान लीजिए ब्राज़ील और 25 वाला दक्षिण अफ्रीका इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला G7 की 48 बैठक कहाँ, जर्मनी में 2022 में हुई, और थीम में ध्यान रखिएगा प्रोग्रेस टुवार्ड्स ऑन इक्विटेबल वर्ल्ड, ये थीम है। और अगली 49वीं बैठक कहाँ होने वाली, 2023 में हिरोशिमा जापान में होगी। अब कुछ चक्रवात आए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। चक्रवात फ्रेडी पूछे तो 21 फरवरी पास से, यानी यहाँ फ्रेडी है और ये पास है फरवरी, 21 फरवरी 2023 को मेडागास्कर में आया, और इसका नामकरण ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया, और एक प्रकार का ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। चक्रवात गैब्रियल पूछे तो ये न्यूजीलैंड में आया, और सेवर कैटेगरी 3 के अंतर्गत इसे रखा गया है। अगला तुर्की, जिसे तुर्की अब कहा जाता है, तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी, ये डेट भी याद रखिएगा, 2023 को भूकंप आया। कितनी तीव्रता का, तो ये 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसका एपी सेंटर पूछे तो ये दक्षिण मध्य तुर्की में था, और कहाँ, तो गजियानटेप नामक स्थान पे था, ये ध्यान रखिएगा। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। चक्रवात मैंडस से भारत के पूर्वी तट यानी बे ऑफ बंगाल में आया, लैंडफॉल ये मामलपुर तमिलनाडु में किया, और ये जो मैंडस है इसका नामकरण यूएई के द्वारा दिया गया, इसका अर्थ होता है ट्रेजर बॉक्स। आगे आइए, शतरंग चक्रवात पूछे तो बांग्लादेश में नामकरण इसका कौन, थाईलैंड, उसी म्यांमार थाईलैंड यानी थाईलैंड के द्वारा दिया गया। अगला पीएम मित्र पार्क टोटल कितने 7 बन रहे हैं, और कहाँ कहाँ इस 7 स्थापित होंगे, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ये 4 ऐसे यूपी एमपी उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, और उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक 7 बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ, तो यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात 4 हो गए, तमिलनाडु तेलंगाना 6 हो गए, कर्नाटक 7। 2021-22 से 2027-28 यानी अगले 5 सालों के लिए है,
और ये 44-45 करोड़ इसमें टोटल अमाउंट अलॉट किया गया। और इसमें 5F विजन पे आधारित है, यानी खेत से सीधे फाइबर और फाइबर को फैक्ट्री पहुंचाया जाएगा, फैक्ट्री से फैशन और फिर फॉरेन विदेशों में निर्यात कर दिया जाएगा। इसमें अगर ग्रीन फील्ड के अंतर्गत स्थापित करते हो तो मैक्सिमम 500 करोड़ रुपए का आपको फंडिंग की जाएगी और साथ में 30% डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट होगा। ब्राउन फील्ड होगा तो 200 करोड़ और 30% का डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट किया जाएगा। अब बजट वैसे अलग से हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 4 मेन पॉइंट पे इस बार का 23-24 का बजट पूरा आधारित था। और ये अमृतकाल यानी 75 आज़ादी के 75 के बाद अगले 25 सालों के लिए अमृतकाल के लिए ये बजट को अमृतकाल में भारत प्रवेश किया। तो इसका पहला बजट था अमृतकाल का और इसीलिए भारत @100 अमृतकाल 25 के नाम से संबोधित किया गया। और इसमें 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिस पे प्रमुख बल दिया जाएगा। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा PM विकास, इसकी फुल फॉर्म है यानी प्रधानमंत्री, PM से प्रधानमंत्री, आगे V से विश्वकर्मा और का से कौशल शासी सम्मान, यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, और अगला पर्यटन, अगला ग्रीन ग्रोथ पे बल दिया जाएगा। चारों ये पूछे जा सकते हैं। अब प्रमुख फसलें हैं उनको हम देख लेते हैं। चावल में कौन कौन इसमें है? चावल में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे UP, नंबर 3 पे पंजाब। गेहूं में UP, MP, पंजाब। मक्का में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मक्का की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। अब मक्का के बाद मोटे अनाज में आइए तो मोटे अनाज में नंबर 1 पे कर्नाटक, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। दालों में बात करें तो MP है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे राजस्थान। कुल खाद्यान्न में UP है, ध्यान रखिएगा, नंबर 2 पे MP है, नंबर 3 पे पंजाब है। उसके बाद फिर मूंगफली में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, फिर तमिलनाडु। सोयाबीन में महाराष्ट्र, MP, तो सोयाबीन में महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है। गन्ना में UP है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे कर्नाटक है। उसके बाद कपास में नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे तेलंगाना। भारत के शीर्ष 5 आयातक देश अगर पूछे आपसे तो कौन कौन आप बताएंगे? तो इसमें चीन, जहां से भारत सामान मंगाता, नंबर 2 पे चीन के बाद UAE है। तो भारत सबसे ज़्यादा सामान चीन, नंबर 2 पे UAE, नंबर 3 पे USA, नंबर 4 पे सऊदी अरब, नंबर 5 पे इराक। लेकिन निर्यात भारत किसको करता सबसे ज़्यादा? USA को। नंबर 2 पे UAE है, नंबर 3 पे चीन है, नंबर 4 पे बांग्लादेश और नंबर 5 पे हांगकांग, सिंगापुर शामिल है। आयात की गई प्रमुख वस्तुएं में ईंधन, इसका वेटेज कितना? 38.3% है। कोयला इसमें 8%, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, इनको POL के नाम से यानी पेट्रोल, ऑयल और लिब्रिकेंट्स के नाम से जाना जाता है, जिसका वेटेज 30.3% है। पूंजीगत वस्तुओं की बात करें 9%, खाद्य पदार्थ और उससे संबंधित उत्पाद 4.1%, उर्वरक 2.2% मंगाता है। अन्य इसमें तो ये बिल्कुल लिस्ट याद रखिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे ज़्यादा मंगाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान 20.5%, रसायन 7.2%, सोना चांदी 6.4%, मोती बहुमूल्य व अल्पमूल्य रत्न जो होते 4.4%, यानी अलौह धातुएँ कितना? तो अलौह धातुओं की बात करें तो ये 2.7%, लौह और इस्पात 2% मंगाता, तो ये भी क्रोनोलॉजी दी जा सकती है। अब स्टेट GDP की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यानी कहाँ से कितना अनुमान था? पिछली बार कितना? 22-23 में और 2023-24 में, यानी राजस्व से, कर राजस्व से कितना तो हिस्सा आया तो 9%, और इस बार कितना? 2023-24 के बजट में 10.8% टारगेट सेट किया गया। गैर कर 0.6 और इस बार 1%। राजस्व घाटा ये कितना था? तो ये 2.6% पिछला था और इस बार 2.8% निर्धारित किया गया। राजकोषीय घाटा 3.97%, इस बार 3.48। ये डेटा बजट में भी UP की डिटेल में बताएं, ध्यान रखिएगा। कुल उधार एवं देयताएँ कितनी हैं? तो पिछले वाले में 24.2% थी, इस बार कम रखा गया 32.1%। अगला रैंप की फुल फॉर्म क्या? रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग, यानी जो सूक्ष्म लघु उद्यम कुटीर उद्योग होते इसी को प्रमोट करने के लिए 30 मार्च 2022 को कौन सी रैंप योजना को लाया गया, जिसकी फुल फॉर्म ही रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग
MSME परफॉर्मेंस कब 30 मार्च 2022 को 6062.45 करोड़ रुपए अलाट किए गए 5 वर्ष के लिए 2022-23 से 2025-26। और इसमें और ये ध्यान रखिएगा विश्व बैंक इसमें सहायता भी कर रहा। अगला MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 अप्रैल 2023 से लेटेस्ट है, RBI ये जारी करती है। और इसी में फिर जो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट है इसमें अब कितना ये ध्यान रखिए। तो ये 6 अप्रैल वाली है, तो ये रेपो रेट कितना 6.5%। उसके बाद फिर आइए यानी रेपो रेट कितना 6.5% है। बैंक दर पूछा जाए तो ये 6.75% है और इसी के बराबर MSF को रखा गया। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 6.75% रखा गया और 6.25% कौन है SDFR है। कैश रिजर्व रेशियो 4.5% और SLR 18% निर्धारित किया गया है। अगला यानी स्पेशल जो SRS बुलेटिन होती है 2022 का, इसके हिसाब से क्रूड बर्थ रेट सबसे ज़्यादा बिहार में और सबसे कम केरल में होता। उच्च प्रजनन दर बिहार की है और न्यूनतम कहाँ है नई दिल्ली की। उसके बाद आगे आइए जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात केरल का और न्यूनतम उत्तराखंड का रहा। सर्वाधिक जन्म दर बिहार की और सबसे कम कहाँ केरल की रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इसके हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट अब कितनी हो गई, तो ये 2 हो गई है, पहले 2.2 थी। लेकिन रिप्लेसमेंट दर कितना 2.1 माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। और जो रिप्लेसमेंट दर यानी 2.1 से ज़्यादा अभी 5 राज्य हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.51 से ज़्यादा है। कौन कौन है? यूपी, बिहार, झारखंड और उधर मामा वाले यूपी, बिहार, झारखंड। यूपी है, बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड, फिर मणिपुर, मेघालय, ये 5 है जहाँ पर 2.1 से ज़्यादा है। आगे तो ये कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है। तो 22 मार्च ये डेट भी याद रखिए 2023 को यूरोपीय आयोग के द्वारा इसे GI टैग प्रदान किया गया। ये भारत का नहीं, यूरोपीय आयोग है उसने इसे GI टैग कांगड़ा चाय को प्रदान किया। देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा है जिसे पुणे यानी स्थित कल्याणी समूह द्वारा विकसित किया गया और इसे दिल्ली से लॉन्च किया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। कहाँ से? इसे दिल्ली से लॉन्च किया गया है। आगे आइए अगला चलते हैं। तो हम लोग अभी तक लगभग 40 पेज का देख लिए, तो इसको आप लोग कम से कम 4-5 बार ज़रूर इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। इसलिए तनिक तेज़ी से इसमें बना भी रहे हैं कि आपको रिवीजन में चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। आगे आइए हम लोग ये देख चुके थे, इससे के आगे 39 हाँ ये हो चुका था। अगला IMF एक यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे कहा जाता है। इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। शीर्षक भी अब पूछ लेता है कि रॉकी रिकवरी शीर्षक से किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, तो ये IMF के द्वारा जारी की गई। और इसने बताया 2023 में भारत के ग्रोथ रेट 5.9% और 2024 में 6.3% रहेगी। तो 5.9% 2023 में और 6.3% कब रहेगी? 2024 में। आगे आइए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछा जाए तो इसमें नंबर 1 पे बिहार है, नंबर 2 पे झारखंड, फिर नंबर 3 पे यूपी, नंबर 4 पे नंबर 1 पे बिहार, नंबर 2 पे झारखंड, नंबर 3 पे बिहार, नंबर 4 पे MP और 5 पे 2 राज्य हैं असम और मेघालय। सबसे कम यानी गरीबी है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स कहाँ? केरल में है। अब यूपी की ज़िलों की बात करें तो सर्वाधिक जो गरीबी है श्रावस्ती नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बहराइच, नंबर 3 पे बलरामपुर। तो श्रावस्ती नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बहराइच, नंबर 3 पे बलरामपुर, नंबर 4 पे खीरी, नंबर 5 पे गोंडा। न्यूनतम में लखनऊ है, कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, झांसी है। तो ये यूपी के ज़िले हैं। आर्टेमिस सेकंड मिशन पूछे तो ये किसका है? नासा का है। 4 इसमें अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए जिनमें एक महिला भी शामिल है, ये क्रिस्टीना कोच, और इन्हीं के नाम पर यानी लंबी एकल उड़ान 328 दिन की ये अंतरिक्ष में रही हैं, उसका भी इन्हीं के नाम है।
कौन कौन 4 नाम है? तो रीड वाइजमैन है, विक्टर ग्लोवर है, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसम है। चारों नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कौन शामिल नहीं है। नासा का स्पेसएक्स के क्रू 6 मिशन के एक अंग के रूप में जो यूएई है, इसका अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नियादी को अंतरिक्ष में भेजा गया। यूएई के प्रथम व्यक्ति जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया वो हज्जा अल मंसूरी थे। भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान कौन सा? तो ये विक्रम यस, यानी इसे मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यानी ये शुरू किया गया। और कौन मिशन है? प्रारंभ मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित किया गया। इसमें स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई का, यन स्पेस टेक इंडिया आंध्र प्रदेश का, और उसके बाद यानी बजू यमक्यू आर्मेनिया शामिल थे। देश के पहले वातानुकूलित कंडीशनर यानी जिसे एयर कूल्ड कंडीशनर के नाम से जाना जाता, नॉर्थ कर्णपुरा इसे सुपर क्रिटिकल झारखंड प्लांट यानी में इसे लगाया गया, एनटीपीसी के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व के प्रथम सैंड बैटरी ये कहाँ? तो ये फिनलैंड, और फिनलैंड के भी किस स्थान पे? तो कनकनपा स्थान पे वर्ल्ड का पहला सैंड बैटरी को स्थापित किया गया है। सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश पूछे तो कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा, फिर चिली, नंबर 3 पे चीन, नंबर 4 पे अर्जेंटीना। अभी ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि ये न्यूज आई कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन पाए जाने का अनुमान व्यक्त किया गया था। अब लिथियम ट्रेंगल पूछे, ट्रेंगल जो बनाता है ये ट्रेंगल, इसमें कौन कौन? ABC याद रखिएगा, ABC, अर्जेंटीना, बोल्विया, चिली, ये 3 देशों को मिला करके लिथियम ट्रेंगल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित की गई? तो आंध्र प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। विश्व के सुपर कंप्यूटर अगर पूछे जा सकते हैं तो सबसे फ्रंटियर अमेरिका का सबसे नंबर 1 पे है, अगला फुगाकू जापान दूसरे नंबर पे। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? 20वां स्थान इसमें इसे दिया गया। ओवरऑल पूरे विश्व में परम सिद्धि AI टॉप 500 में शामिल है। अगला जुपिटर यूरोप का प्रथम एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। मार्च 2023 में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया गया? तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और ये 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या है ये आपके सामने लिखी, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट, ये थीम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में चीतों का पुनर्वास ये कहाँ? तो ये कूनो नेशनल पार्क में किया जा रहा, जिसमें 8 चीते आए थे, 5 फीमेल और 3 मेल थे, 17 सितंबर 2022 को। अगला, भारत में कुल जैव विविधता विरासत स्थल पूछे तो अब टोटल कितने? 36 हो गए। 36 याद नहीं रखने, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें। पहला प्रथम पूछे तो नल्लूर टैमरिंड ग्रो ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। अमीनपुर ये तेलंगाना का है। पतालकोट पूछे तो मध्य प्रदेश का है। उसके बाद उनीकोटी, सिलाचारी, डिब्बारी, बारामूला वाटरफॉल और बेटलिंग सी ये त्रिपुरा में है। टोटल 5 त्रिपुरा और मध्य प्रदेश दोनों में 5-5 और यही सर्वाधिक हैं। उसके बाद अरिट्टापट्टी पूछा जाए तो मदुरई तमिलनाडु 35 नंबर का ये अरिट्टापट्टी था और 36 नंबर का ये महेंद्रगिरी हिल गजपति उड़ीसा में घोषित किया गया। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की संख्या टोटल कितनी? 12 हो गए, जिसमें पहले 10 थे, 2 थुंडी और कड़मट ये लक्षद्वीप के शामिल किए गए हैं। अगला, यूपी टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 4 हो गए। 2010 में दुधुआ, 10 से दुधुआ, 12 में अमनगढ़, 14 में पीलीभीत और 2022 में भी रानीपुर। और रानीपुर नेशनल वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसे 1977 में स्थापित किया गया था, लेकिन टाइगर रिजर्व 2022 में घोषित किया गया। अगला, एंटी सबमरीन क्राफ्ट ये नाम क्या है? तो INS इंद्रोथ को लक्षद्वीप में स्थित एक द्वीप के नाम पर इसे नामकरण किया गया। कोलकाता में हुगली नदी में इसे उतारा गया है। भारत का पहला इंडिजेनस एयरक्राफ्ट पूछे तो कौन है? INS विक्रांत है। 2 सितंबर 2022 को राष्ट्र को इसे समर्पित किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे विकसित किया और इसका मोटो क्या है? तो जयेम सम युद्धि स्पर्धा। कौन? जयेम सम युद्धि स्पर्धा। सर्वेक्षण पोत निर्देशक ये पूछा जा सकता कौन है? निर्देशक है। 26 मई 2022 को चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में इसका जलावतरण किया गया, कमीशन किया गया। अब कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। अभ्यास कोकन
तो भारत व ब्रिटेन के बीच होती। इसमें कौन? INS त्रिशूल ने भाग लिया। ला पेरोस 2023 से द्विवार्षिक 2 वर्ष में एक बार होता, बहुपक्षीय है। और इसमें INS सह्याद्री और INS ज्योति 2 वर्ष में होता, तो 2 इसमें गए हैं कौन? ला पेरोस। कौन? INS सह्याद्री और INS ज्योति। कटलस से 2023 से इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ लेगा कौन पार्टिसिपेट किया? INS त्रिकंद। अगला नसीम अल बहर, ये भारत ओमान के बीच होता है और ये INS त्रिकंद और INS सुमत्रा इसमें गए हैं और ये ओमान के तट पे इस बार हुआ। मालाबार 2022, मालाबार में 4 देश हैं, भारत, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया। इसमें भी INS शिवालिक व INS कामोर्ता शामिल। IMT यानी IMT त्रिलाट जो हुआ, तो इसमें तंजानिया के तट पे पहला संस्करण दार ए सलाम, यानी तंजानिया का स्थान है दार ए सलाम, वहाँ पर ये हुआ। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ। इसमें तैर के कौन गया है? तो INS तरकस, ऐसे ध्यान रखिएगा। ककाडू 2022 से डार्विन, ऑस्ट्रेलिया। और थीम इसकी क्या थी? तो पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप। और इसमें INS सतपुरा इसमें पार्टिसिपेट किया था ककाडू। और एक हुआ कहाँ था? डार्विन, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन पूछा जाए तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 से 10 अप्रैल को लखनऊ में इसका हुआ, तो ध्यान रखिएगा। रेशम कृषि मेला 2023 से गोरखपुर में, तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के प्रमुख रूप से रेशम यानी शाहतूत वाला पूछे तो गोरखपुर में, इरी वाला पूछे कानपुर, टसर वाला पूछे तो यहाँ भी सर, टसर, सारा तो सोनभद्र, तो टसर वाला सोनभद्र में, इरी वाला कानपुर में, शाहतूत गोरखपुर में पाया जाता है। वन वर्ल्ड टीवी समिट पूछे 2023 का, तो ये बनारस में हुआ। 24 मार्च को टीवी डे मनाया जाता, उसी डे पे इसका आयोजन हुआ, वर्ल्ड टीवी डे पे। और 2023 की थीम टीवी की क्या है? यस वी कैन एंड टीवी। अगला एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री पूछे तो 5 मार्च 2023 को संडीला हरदोई में नाम का इसका उद्घाटन हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेलों में यूपी का 8वां स्थान रहा, तो यहाँ भी तुक्का मानना हो तो 8वां, तो आपको बताए 8 लगा दो। कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश के कौन कौन प्लेयर रजत पदक जीते हैं? तो प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स में, मेघना सिंह क्रिकेट में, दीप्ति शर्मा क्रिकेट में, ललित कुमार उपाध्याय है हॉकी में। तो कितने नाम हो गए? 2, 2, 4 नाम। प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स, मेघना सिंह क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी। उसके बाद अन्नू, ये रजत और कांस्य वाले देख लेते हैं, इसमें भी 4 नाम। अन्नू रानी एथलेटिक्स, दिव्या काकरान कुश्ती, विजय कुमार यादव जूडो, वंदना कटारिया हॉकी कांस्य पदक प्राप्त किए थे। अब 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुए, इसमें उत्तर प्रदेश का यानी 56 पदक प्राप्त किया उत्तर प्रदेश, जिसमें से 20 गोल्ड, 18 सिल्वर, 18 कांस्य पदक रहे हैं। यूपी में अब इन्हीं को सबको सम्मानित किया जाएगा जो कॉमनवेल्थ में पदक प्राप्त किए उनको। गोल्ड जो पदक जीतेगा उसको 1.5 करोड़, सिल्वर वाला 75 लाख और कांस्य वाला 50 लाख से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। छठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 पूछे तो भोपाल में आयोजन हुआ। यूपी इसमें कांस्य पदक प्राप्त किया और उत्तर प्रदेश इसमें ध्यान रखिए 9वें स्थान पर रहा। लीड्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, इसमें उत्तर प्रदेश ध्यान रखिए अचीवर्स के अंतर्गत रहा और ये स्थलबद्ध राज्य में उत्तर प्रदेश रखा गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पूछे तो ये कितने 33 राज्य और यूटीज में समग्रता में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान रहा है। 75वीं सीनियर नेशनल इक्वेरिक्स चैंपियनशिप 2022 पूछे तो 4 पदक उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए और उत्तर प्रदेश का इसमें 9वां स्थान रहा। 1 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रांज इसमें रहे हैं। यूएसए द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया तो नवीन जिंदल को। ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ऑर्डर ये रतन टाटा को मिला है, ये ध्यान रखिए। एशिया की पहली महिला लोको पायलट और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी तो ये याद रखिए सुरेखा यादव। अगला यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया तो उड़ीसा के डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र को। आपको पता है कि इस फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आगे आइए, यूएनओ के द्वारा सामाजिक विकास आयोग के जो 62 यानी 62वां सत्र है, इसके अध्यक्ष कौन बने तो ये रुचिरा कंबोज इसके अध्यक्ष बने हैं। IMF में कार्यकारी
निदेशक 2022 का पुरस्कार केवी सुब्रमण्यम को दिया गया। अगला, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो ये रवि किशन शुक्ला जो गोरखपुर के सांसद लोकसभा से हैं उनको बनाया गया। भारतीय सेना की पहली कम्बैट एयरक्राफ्ट कौन, भारतीय सेना की पहली कम्बैट एविएटर कौन है, तो ये नाम याद रखिएगा, कैप्टन अभिलाषा बराक। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता है 2014 में फोर्तलेजा घोषणा पत्र से इसकी स्थापना होती है और संघाई इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। इसी का अध्यक्ष ब्राज़ील के कौन, डिल्मा वाना राउसेफ को बनाया गया है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारत के केवी कामत थे। अगला, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मॉन्ट्रियल कनाडा मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है, उसके डॉक्टर शेफाली जुनेजा बने हैं इसके अध्यक्ष और पहली महिला हैं भारत की और 28 वर्षों के बाद भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इराक के नए राष्ट्रपति कौन, अब्दुल लतीफ़ रशीद बने। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मेक्सिको में पहली महिला कौन बनी, तो ये नाम लंबा सा याद रखिएगा, नोर्मा लूसिया पिना हन्ना डेज। आगे आइए, अगला, मलेशिया के पीएम पूछे तो ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अनवर इब्राहिम को चुना गया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा होती जनरल असेंबली, इसके 77 सत्र के अध्यक्ष कौन, कसाबा करोसी। ये बताइएगा क्या हंगरी के हैं क्या। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के जो नए उपाध्यक्ष कौन बने, तो ये डॉक्टर AK अनिल कुमार को बनाया गया। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल हैं। इसके बाद विश्व की सबसे उम्र दराज महिला जो 115 वर्ष की हैं, उनका नाम क्या है, मारिया ब्रान्यास जो स्पेन की हैं, इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके पहले कौन 118 वर्ष की थी, उनका निधन हो गया। WHO के नए चीफ साइंटिस्ट कौन, तो ब्रिटेन के डॉक्टर जेरेमी फरार को बनाया गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक यानी मोहन मनसिगानी को क्या किया गया, ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से नवाजा गया। कृष्णा व विलाला USA के राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स II के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से कैसे सम्मानित किया गया, तो ये प्रोफेसर वेंकट रमन रामकृष्णन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला, अमर सिंह को 2023 का न्यू साउथ वेल्स के द्वारा यानी 2023 का न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट कौन शामिल हुआ, तो जॉन मैकफॉल को शामिल किया गया। USA के द्वारा यानी राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से विवेक लाल को सम्मानित किया गया। हर्नी लोगन ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का खिताब जीता। सबसे कम उम्र की 18 वर्ष से भी कम यानी 16वीं बैन क्लीबर्न इंटरनेशनल पियानो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कौन, तो ये यूनचन लिम दक्षिण कोरिया की हैं, इनके द्वारा ये पदक जीता गया। उसके बाद 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 जो टोरुन पोलैंड में हुई 2023 में 3 स्वर्ण पदक इसमें भारत की 95 वर्षीय भगवानी देवी ने प्राप्त किया। एक 60 मीटर रेस, अगला 60 फुट, अगला डिस्कस थ्रो में ये 3 मेडल जीता है। 20 किलोमीटर पैदल स्वर्ण पदक ये कहाँ हुई थी, तो ये एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप थी। भारतीय एथलीट ये अक्षदीप सिंह इसमें जीते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया में कराटे के लिए जो हुआ उसमें भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन, प्रणय शर्मा के द्वारा जीता गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ, सर्बिया बेलग्रेड में हुई। इसमें विनेश फोगाट के द्वारा कांस्य पदक जीता गया और ये 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान बनी। लुसाने ज्यूरिख 2 जगह, दोनों में प्रथम स्थान पे कौन रहे, तो भारत के कौन, भाला फेंक नीरज चोपड़ा। लुसाने में इन्होंने कितना 89.08 मीटर और ज्यूरिख में 88.44 मीटर भाला फेंका था। बोस्निया एवं हर्जेगोविना में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप हुई। इसमें मणिपुर की सिंथोई चानम्बन यानी गोल्ड मेडल जीता। 57 किलोग्राम कैटेगरी में किसको हराया, ब्राज़ील की बियांका रीस को। आगे आइए,
पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेज पार करने वाले कौन? अंडर 21 में कौन बने? संपन्न रमेश सेलार। अगला ग्रांड मास्टर, तो यहाँ पर लेटेस्ट वाले 2-3 याद रखिएगा। 80 नंबर पे ग्रांड मास्टर कौन है? तो विघ्नेश। लास्ट वाला नाम याद रखिए विघ्नेश। 79 के पन्नेस, और इसके बाद 78 के कौस्तव चटर्जी, 77 के आदित्य मित्तल थे। तो 80 नंबर पे कौन है? विघ्नेश। 79 पे पन्नेस, 79 के पन्नेस, 78 के कौस्तव चटर्जी और 77 के आदित्य मित्तल। अस्ताना में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 फुट प्लेयर कौन? तो तजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा पदक जीता गया। अगला यानी साइकिलिस्ट श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच 3676 किलोमीटर 11 दिनों में रिकॉर्ड्स यानी बना दिया कौन? प्रीति मस्के के द्वारा। अगला बगोटा कोलंबिया में रजत पदक किसके द्वारा? तो ये 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन? तो ये मेघना अहलावत बने हैं। अगला FIH का नया अध्यक्ष कौन बना? तो ये मोहम्मद तैयब इकराब को बनाया गया। BCCI का 36वां अध्यक्ष कौन? तो रोजर बेन्नी को बनाया गया। अगला FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 लगातार दूसरी बार हरमनप्रीत सिंह को। महिला के लिए फेलिसियल बर्स नीदरलैंड की निर्विरोध चुने गए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दिलीप टर्की बने। ये भी आगे ध्यान रखिएगा। बेलग्रेड सर्बिया में 2022 में कुश्ती में कांस्य पदक किसने प्राप्त किया? तो ये बेलग्रेड सर्बिया में कुश्ती में कांस्य पदक बजरंग पुनिया के द्वारा जीता गया है। AIFF के अध्यक्ष कौन? कल्याण चौपे बने। FIDH के उपाध्यक्ष कौन? विश्वनाथ आनंद को इसमें चुना गया है। अगला डेविड पोपोविसी रोमानिया के तैराक हैं, 17 वर्ष के हैं। माइकल फेल्प्स के बाद ये व्यक्तिगत विश्व रिकॉर्ड यानी अपना ही रिकॉर्ड ये ब्रेक किए हैं, सबसे कम उम्र के बन गए। अगला UEFA महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय प्लेयर कौन बनी है? तो ये मनीषा कल्याण। मैक्सिको में संपन्न स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारोत्तोलक कौन बन गए? गुरु नायडू सेनापति। ये ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिको में हुआ था उसमें गुरु नायडू सेनापति ने गोल्ड मेडल जीता। यूथ बिजनेस ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से 2 लोगों को नवाजा गया। एक तो कोविड रेसिलियंस श्रेणी में निरंजन ओवल को, ओवरऑल में केन्या की प्यूरिटी गाकुओ को अवार्ड से नवाजा गया। सकारोव पुरस्कार 2022 यूक्रेन के बहादुर लोगों को दिया गया। WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया? आशा कर्मी को। अगला इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स प्राइज 2023 से CR राव को। एबल पुरस्कार 2023 का पूछे तो USA की कायफरली को दिया गया। अगला स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 पूछे तो एंड्रिया रिनाल्डो को दिया गया। प्रिट्जर पुरस्कार 2023 पूछे तो इंग्लैंड की चिपरफील्ड को। वैश्विक बाल शांत पुरस्कार पूछे 2022 का तो जापान की रेना कावासाकी को। वैश्विक छात्र पुरस्कार 2022 से यूक्रेन के इगोर क्लीमेंकी को नवाजा गया। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला टाइलर पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, डॉक्टर डेनियल पाउली को, डॉक्टर रशीद सुमैला को। अगला UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से बर्किना फासो के मुख्य वारंट ऑफिसर किसे दिया गया? तो ये आपके सामने नाम लिखा है कौन? कबोरे किंडाए। किंडा लास्ट में याद रखिएगा, ऑप्शन आपको ध्यान में आ जाएगा। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2022 से किसे? तो ये सेरहिप शेडन को दिया गया, यूक्रेन के लेखक है। ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2022 अशोक कुमार पात्रा को। पेन पिंटर पुरस्कार 2022 यूके ब्रिटेन की लेखिका मैलोरी ब्लैकमैन को दिया गया। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 पूछे तो किसे? इंद्रजीत सिंह को दिया गया। मार्कोनी प्राइज 2023 MIT के प्रोफेसर हरिबाला कृष्णन को दिया गया। पोर्टर पुरस्कार 2023 पूछे तो ये किसको? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया गया, इंपॉर्टेंट है। मिसेज वर्ल्ड 2022 एक कौन? सरगम कौशले बनी। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 पूछे तो डॉक्टर फ्रैंक विल्चेक को दिया गया। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच
के लिए 6 मेंबर्स की समिति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई। इसकी अध्यक्षता कौन? अभय एम सप्रे ये कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 ये कहाँ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। ये थीम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रसंस्करण से समृद्धि। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 यानी वैक्सीन का पूछे तो कहाँ हुआ? वाशिंगटन में इसका आयोजन हुआ। यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ? न्यूयॉर्क में। इसका आयोजन कौन? ताजिकिस्तान और नीदरलैंड मिलकर करवाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा हुआ न्यूयॉर्क में। थर्ड इंटरनेशनल एमएसएमई सम्मेलन 2023 से नई दिल्ली में हुआ, लेकिन इसकी प्रमुख भागीदार एमपी और सहयोगी भागीदार यूपी रहा है। अगला 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 से प्रगति मैदान नई दिल्ली, और इस बार थीम क्या था? तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री फ्रांस था, ये भी ध्यान रखिए। 7वां इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन 2023 से कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में। थीम इसकी क्या थी? ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू ईरा। 8वां रायसीना डायलॉग 2023 से नई दिल्ली में हुआ, और थीम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कौन? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पर टेस्ट। एक बार फिर से बोलते हैं, इसकी क्या थीम है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पर टेस्ट। उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। अगला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ? बार्सिलोना स्पेन में इसका किया गया। इंटरनेशनल जैव संसाधन सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली के बाहर हुआ, मणिपुर इम्फाल में। थीम ये आपके सामने लिखी है, री इमेजिन एथनो फार्माकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये थीम रही है। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 से टेरी के द्वारा कहाँ? तो नई दिल्ली में। इंडिया हैबिटेट सेंटर जो नई दिल्ली में वहाँ पर हुआ। थीम 2023 की क्या? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन इस बार की थीम रही है। अगला 26वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 12 से 16 जनवरी के बीच हुआ हुबली कर्नाटक में, और उससे ज़्यादा ये थीम है विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर का विश्व आयुर्वेद कांग्रेस से गोवा के पणजी में हुआ, और थीम क्या रखी गई? आयुर्वेद वन फॉर हेल्थ थीम रखी गई। एरो इंडिया 2023 से बेंगलुरु कर्नाटक में, और थीम क्या? द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी थीम थी। अगला भारत इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव 2023 से 21 से 24 जनवरी भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। थीम इम्पॉर्टेंट मार्चिंग टुवार्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अपेक जिसे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन के नाम से जाना जाता, बैंकॉक थाईलैंड में इसकी बैठक हुई, और थीम क्या थी? ओपन कनेक्ट एंड बैलेंस। अगला प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022 से कहाँ? चूँकि पहली बार हुई, इम्पॉर्टेंट है, अबू धाबी, और थीम भी इम्पॉर्टेंट है, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। इंटरनेशनल फैमिली प्लानिंग सम्मेलन 2022 में पटाया शहर थाईलैंड में हुआ। थीम 2022 की इसमें क्या रखी गई? फैमिली प्लानिंग एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलाबरेट, एक्सीलरेट, ये थीम रही, और यहीं पर उत्तर प्रदेश फैमिली प्लानिंग के मामले में पहला अवार्ड भी प्राप्त किया। 40वां और 41वां एशियान शिखर सम्मेलन 2022 का नाम पेन कंबोडिया में हुई। थीम क्या रखी गई? तो ये एशियान आईसीटी एड्रेसिंग चैलेंजिंग टुगेदर इस बार की थीम है। अगला 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 2022 की थीम क्या है? ओकल फॉर लोकल ग्लोबल, ओकल फॉर लोकल टू ग्लोबल इस बार की थीम है। भागीदार राज्य पूछे तो ये 3 बिहार से अलग हुआ, झारखंड, महाराष्ट्र भागीदार राज्य थे, लेकिन फोकस स्टेट पूछे बिल्कुल यूपी और केरल को फोकस किया गया था। काशी तमिल संगमम 2022 से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कहाँ? वाराणसी IIT BHU के द्वारा, संस्कृत मंत्रालय से कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये हुआ 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। थीम क्या थी? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार, और मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। और युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पूछे तो ऑस्ट्रिया की संसद सदस्य इसमें मुख्य इसमें थी, तो जनेटा मैस्करेनहास। विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 पूछा जाए तो सिंगापुर, और थीम क्या है? लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज इमर्जिंग स्ट्रांग।
स्ट्रांगनेस इस बार की थीम है। एजुकेशन वर्ल्ड फोरम पूछे, जो भारत के बाहर लंदन में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम ये लंदन यूके में हुई, 2022 की थीम क्या है? एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर स्ट्रांगर बोल्डर बेटर, ये थीम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, अब कुछ दिवस इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। 7 अप्रैल को 2023 की थीम हेल्थ फॉर ऑल रही है। विश्व वन्य जीव दिवस पूछा जाए 3 मार्च को होता, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी ये थीम रही। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 8 फरवरी को मनाया जाता, 28 फरवरी को मनाया जाता, तो ये 28 फरवरी और 2023 की थीम क्या रही? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान ये थीम रही। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछे तो 21 फरवरी और 2023 की थीम क्या रही? बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। अगला विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी और रेडियो एंड पीस ये 2000 कब की थीम है? 2023 की है, ये ध्यान रखिएगा। अगला विश्व दलहन दिवस पूछा जाए तो ये 10 फरवरी और 2023 की पल्सेज फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर ये थीम है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछे तो ये 2 फरवरी, 2023 की थीम क्या? रिवाइव रिस्टोर डिग्रेडेड बेस्ट वेटलैंड, ये इस बार की थीम है। रिवाइव एंड रीस्टोर डिग्रेडेड यानी जो आर्द्र भूमियाँ क्षरित हो चुकी हैं उनको फिर से रिस्टोर किया जाए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को 2023 की थीम पूछे तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, इस बार की थीम रही है। पहला वीर बाल दिवस चूँकि इम्पॉर्टेंट है, पहली बार हो रहा तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को और 2022 की थीम पूछे डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये थीम है। 7वां आयुर्वेद दिवस 2022 पूछा जाए तो ये 23 अक्टूबर को वैसे हर साल मनाया जाता है और 2022 की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। अगला विश्व खाद्य दिवस कब है? तो ये 16 अक्टूबर 2022 को। थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड। विश्व युवा कौशल पूछा जाए दिवस कब? 2022 को 15 जुलाई को मनाया गया। 2022 की थीम क्या है? भविष्य के लिए युवा कौशल को बदलना। अगला 16वां सांख्यिकी दिवस कब? 29 जून को मनाया जाता और 2022 की थीम क्या? सतत विकास के लिए डेटा। अगला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, मेजबान देश इसमें स्वीडन और ओनली वन अर्थ ये इस बार की थीम रही है। विश्व तंबाकू दिवस है 31 मई को, 2022 की थीम क्या? टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, ये थीम रही है। ये थीम इंग्लिश में याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये कब? 15 मई को मनाया जाता और फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन ये थीम रही है। अगला विक्ट्री सिटीज ये बुक ध्यान रखिएगा, सलमान रश्दी की है। ये कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी साहिल सेठ की है। आगे आते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा 2000 कई उस वैसे टेनिस ओपन और ये सब होते रहते, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा मियामी पूछे या दुबई पूछे या कतर पूछे, यानी तीनों मियामी दुबई कतर 2023 में हुए, इन तीनों को रूस के डेनिल मेदवेदेव ने जीता। मियामी दुबई कतर तीनों यानी अलग अलग है, मियामी ओपन दुबई ओपन कतर ओपन, इन तीनों को किसके द्वारा? रूस के डेनिल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया। आगे आइए, अगला आइए FIH पुरुष महिला इंडोर हॉकी विश्व कप, यानी एक पुरुष वाला एक महिला वाला, ध्यान दीजिएगा। यानी पुरुष वाला ऑस्ट्रिया ने जीता, नीदरलैंड को हराया, महिला वाला नीदरलैंड ने जीता, ऑस्ट्रिया को हराया, तो ये एक दूसरे को हराए हैं, ध्यान रखिएगा। संतोष ट्रॉफी 2022-23 वाला विजेता कर्नाटक है, उप विजेता इसमें मेघालय, कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता है। अगला UEFA महिला यूरो कप 2022 से किसके द्वारा जीता गया? यूरो कप महिला वाला इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा के जीता। कोपा अमेरिका पूछे महिला वाला तो ब्राज़ील ने कोलंबिया को, कोपा अमेरिका महिला वाला 2022 का ब्राज़ील ने कोलंबिया को हरा के जीता। और FIDE विश्व टीम चैंपियनशिप 2022 पूछा जाए तो चीन विजेता रहा है, उज्बेकिस्तान को हराया। अगला 44वां FID फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 पूछे तो इसको मामल्लपुर यानी तमिलनाडु चेन्नई के पास मामल्लपुरम है, वहाँ पर हुआ था और पहली बार भारत में हुआ। शुभंकर इसका थंबी था। अब इसमें पुरुष और महिला वर्ग में कौन जीता? तो पहले पुरुष वाला देख लेते। पुरुष वर्ग में गोल्ड उज्बेकिस्तान ले गया, सिल्वर आर्मेनिया और भारत नंबर कांस्य पदक प्राप्त किया भारत, यानी ये बी टीम थी और ब्रांज पदक भारत ने जीता है।
तो ये पुरुष। और महिला में यूक्रेन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जॉर्जिया, और यानी गोल्ड यूक्रेन, सिल्वर जॉर्जिया और ब्रांज भारत, ये टीम ने जीता। फार्मूला 1 रेस पूछा जाए 2023 की तो ध्यान दीजिएगा इसको कौन, तो इसमें सऊदी अरब वाली अगर फार्मूला रेस पूछा जाए तो इसको सर्जिया, 7 से सऊदी अरब, 7 से सर्जियो पेरेज ने जीता जो मैक्सिको के हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया, बहरीन ये 2023 में हुई हैं, तो ये सऊदी अरब वाला ध्यान रखिए, सर्जियो पेरेज ने जीता सऊदी अरब वाला, और ऑस्ट्रेलिया बहरीन को कौन, ये दोनों फार्मूला 1 रेस को किसके द्वारा जीता गया, तो मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जीता गया, जो कहाँ के, नीदरलैंड के हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया बहरीन, मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के, और कौन, सऊदी अरब फार्मूला 1 रेस पूछा जाए तो इसको सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया जो मैक्सिको देश के हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो IAS एग्जाम्स या लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर शेयर कर दी गई, और इसको कई बार रिवाइज कर जाइए, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने इसमें समाहित करने की कोशिश की है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या और आपको वीडियो चाहिए, तो और वीडियो भी लेकर आएंगे। ज़रूरत हुई तो अन्य करंट अफेयर्स जो अगर वो इम्पोर्टेंट होगा तो एक वीडियो हो सकता और आए नहीं, यही वीडियो आप देखिए, कई बार इसको रिवाइज करिए। फैक्ट कुछ ज़्यादा है तो दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, मित्रियों के बीच शेयर करना ना भूलें।